हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी और इसमें आपको आर्गुमेंट मॉडुलस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं C1 क्वेश्चन से। C1 क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या दे रखा है। C1 में आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जेड अगर आपका a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर बता रखा है तो जेड बार आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली a माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, है ना। जो पावर ओवर रहती है वो तो सब सेम ही रह जाती है, केवल अंदर वाली जो बेस है उसी का कॉन्जुगेट लिख गया, a माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जेड बार निकल कर के आ गया। ठीक है, अगर मॉड जेड निकालना हो तो अब आप निकालना चाहो तो कर सकते हो ना। जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, एंड मॉड जेड का स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि कितना होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्रूव कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, C2 में आप देखो, C2 में क्या कहा गया है? C2 में आपके पास है Z1 और Z2 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। हमें आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 फाइंड आउट करना है। तो अगर Z1 और Z2 कॉन्जुगेट है, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 यही फाइंड आउट करना है ना। तो पहले तो हम माइनस को हटाते हैं। माइनस को हटाने के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? इसका मतलब हो गया, आप लिख सकते हो इसको, पाई का डिफरेंस आ जाता है ना जब ये माइनस को हटाते हैं, तो पाई प्लस आर्गुमेंट ओवर Z1 Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से आपका आ गया पाई प्लस आर्गुमेंट ओवर Z1 प्लस आर्गुमेंट ओवर Z2। लॉग के तरीके से ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब देखो, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, तो अगर कॉन्जुगेट थे तो क्या होगा? Z1 का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो इसका कितना होना चाहिए? माइनस थीटा। तो एक का थीटा दूसरे का माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई के बराबर आ जाएगा आपका आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा, किसी का माइनस पाई आ रहा हो, किसी ने इसको माइनस पाई के साथ यहाँ पे ओपन किया हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो माइनस पाई है वो आप आर्गुमेंट नहीं कहते हो। माइनस पाई की जगह उसको आप क्या करोगे? प्लस 2 पाई उसमें ऐड करके लिखोगे, है ना, क्योंकि प्लस साथ में 2 के पाई तो हमेशा था ही ना। ऐसे 2 के पाई तो हम हमेशा ही ऐड कर ही सकते थे। ठीक है, तो पाई लिखें, या फिर मतलब एम्पलीट्यूड तो कहा नहीं था उसने, आर्गुमेंट कहा था, तो पाई लिखा जाए, 3 पाई लिखा जाए, ये सब आपके सोल्यूशंस हो जाएंगे, है ना। C3 में देखिए आप क्या कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर कोई क्वांटिटी आपकी प्योरली इमेजिनरी है तो हम क्या फैक्ट यूज करते हैं? ऐसे केस में हम बोलते हैं कि उसका रियल पार्ट 0 होगा, और रियल पार्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा? z प्लस जेड बार बाई 2। मतलब अगर कोई अल्फा है, मान लीजिए अल्फा का, अगर हमसे कहा जाए कि अल्फा प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका रियल पार्ट आपका कैसा है? 0 के बराबर है। ठीक है, यही रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस अल्फा बार आपका 0 के बराबर है। दैट मीन्स यहां से आप लिख सकते हो z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस इस पूरे का कॉन्जुगेट, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का कॉन्जुगेट, ये 0 के बराबर है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? z बार माइनस वन अपॉन जेड बार प्लस वन इज इक्वल टू 0, एंड हियर इट इज z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, राइट। ठीक है, तो अब आप इसका क्या करो? एलसीएम एलसीएम लो, तो क्या बनेगा? यहां से आ जाएगा z माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जेड बार माइनस वन इंटू जेड प्लस वन। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लिया, दोनों को अलग अलग साइड कर दिया, है ना। तो अब देखिए यहां से क्या बन रहा है? z इंटू जेड बार इज मॉड जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड बार माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया, यहां से आपको मिलेगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर और प्लस का जेड बार माइनस का z और माइनस का 1। ठीक है, तो आप देखो माइनस का जेड बार कैंसिल आउट हो गया, प्लस का जेड कैंसिल हो गया, तो सिर्फ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा यहां से। ठीक है, C4 देखिए, C4 में क्या पूछा जा रहा है? C4 में आपसे कहा गया z माइनस टू इज इक्वल टू 2z माइनस वन, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 रियल पार्ट ऑफ z आपको प्रूव करना है, पोलर फॉर्म ऑफ z को फर्स्ट पार्ट में यूज करते हुए। तो z माइनस टू, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पोलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाले मेथड से करें तो r cos थीटा माइनस टू प्लस आयोटा r साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, ये हो गया ना z माइनस टू,
और इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस 1, तो r cos थीटा माइनस 1 प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, r cos थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स r cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बन जाएगा। तो आप ओपन करके अगर देखते हो तो ये दोनों मिलके r स्क्वायर हो गए, माइनस का 2r cos थीटा आ गया और प्लस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास 4 कॉमन है और बाकी टर्म्स अगर देखें तो r स्क्वायर आएगा ही आएगा, माइनस 2r cos थीटा और प्लस साथ में 1 आ जाएगा और, ठीक है। अब देखिए 3r स्क्वायर आ गया, है ना, 4r स्क्वायर माइनस, है ना, 3r स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस 6r cos थीटा, और यहां से 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 0 के बराबर आ गए, है ना, 4 माइनस 4 ये 0 के बराबर आ गए। तो आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर के बारे में, दिस इज इक्वल टू 4/3 रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां से आपको मिल रहा है कितना, माइनस 8r था, यहाँ पे सॉरी ये 4r होगा ना, ठीक है, हाँ, तो माइनस 8 और प्लस 4 माइनस 4r cos थीटा। तो प्रूव हो गया कि r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4r cos थीटा बाई 3 के बराबर है। तो यही था ना आपका मॉड z का स्क्वायर, और 4/3 ये क्या था, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, सेम तरीके से आप सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वहां पे भी आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेते आओ 4/3x। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। थर्ड वाली बात करते हैं, मॉडुलस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। मॉडुलस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से अगर आप प्रोसीड करना चाहोगे तो मैंने क्या कहा था, मॉड के लिए जब कुछ ना समझ में आए तो हमेशा स्क्वायर करके डील करो। तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर लिखते हो तो ये आपको किसके बराबर देगा, 4 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे z माइनस 2 इंटू जेड बार माइनस 2 लिख सकते हैं। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, z माइनस 1 और दूसरा इसका पूरा कॉन्जुगेट, तो जेड बार माइनस 1, तो z का स्क्वायर माइनस 2z जेड बार प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स z स्क्वायर माइनस जेड बार प्लस 1 लिख सकता हूं। 4 4 आपके कैंसिल हो गए, तो आपके पास आया 3 मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से 2z और 2z बार है ना, तो इधर आ जाएगा अपने पास 2z प्लस जेड बार आ जाएगा। ये पूरी टर्म क्या है, 4 रियल पार्ट ऑफ z, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, C6 नहीं, C5 टाइप की चीज मैंने आपको पहले भी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कस कर रखी थी। आप देखो AZ1 जो हमने कहा था कि ये फ्रीक्वेंटली आपको इस तरीके के मैनिपुलेशन यूज करने पड़ेंगे। तो फॉर AZ1 माइनस BZ2 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे, AZ1 माइनस BZ2 और इंटू AZ1 माइनस BZ2 का कॉन्जुगेट। तो अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा, एक बार ओपन करके लिख दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली आप दूसरे वाले का भी करो, हमने वो प्रूव किया था ना, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी डील करना है आपको। az1 माइनस bz2 का होल स्क्वायर आपने ऐसे लिखा और इसको ओपन करके लिख दिया। फिर सिमिलरली bz1 प्लस az2 का होल स्क्वायर, इसको भी आप सेम तरीके से ओपन करके लिख दीजिए, चीजें कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट दे देंगी। तो बिल्कुल जैसे हमने वहां प्रॉपर्टीज के साथ में एक लिखा था कि फ्रीक्वेंटली आपको यूज करना पड़ेगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड करने का जो मेथड था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो खुद से करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर C6 में, C6 में आपके पास क्या बोला गया है, मॉड ऑफ 1 माइनस z1 z2 बार, ठीक है, और अपॉन z1 माइनस z2, इसके बारे में कमेंट करना है कि ये प्रूफ करना है इनफैक्ट कि ये लेस देन 1 होगा। तो आपको अगर इसका मॉड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल वही बेसिक प्रोसेस, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। तो अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या लिख दो, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस z1 z2 बार अपॉन z1 माइनस z2 और इनटू इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो इस पूरे का कॉन्जुगेट कैसे लिखा जाएगा, 1 माइनस z1 का बार हो जाएगा, z2 लग जाएगा, है ना, z1 बार हो जाएगा माइनस z2 बार हो जाएगा, ऐसा लिख। अब ओपन कर ले, ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार
ठीक है, सॉरी ये प्लस था, अपॉन नीचे आपके पास क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अब आप देखिए बता रखा है कि इसने कि मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 है ना, इनके बारे में कमेंट है कि एक क्वांटिटी आपकी 1 से बड़ी है और दूसरी क्वांटिटी आपकी 1 से छोटी है। चलिए देखते हैं फिर, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, है ना, और ये जो एक्सप्रेशन है, इन्हीं दोनों को बेसिकली कंपेयर करना है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये प्रूव कर लें, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर प्रूव करना चाहते हैं तो हम यही दिखाना चाहते हैं ना कि दिस होल टर्म, ठीक है, इज लेस देन 1, है ना, इज लेस देन 1, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू प्रूव 1 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इज लेस देन, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख दिया एक तरीके से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई साहब खत्म हो गए, बचा आपके पास कितना है, आपके पास बचा हुआ है 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस का मॉड Z2 स्क्वायर इज लेस देन 0। तो यहां से क्या लग रहा है आपको, 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर और इंटू 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो क्या, यहां से आपका क्लियर हो गया कि मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2, ठीक है, एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, ये चीज आपकी प्रूव हो गई। तो हमने इस फैक्ट को यूज किया, इस फैक्ट से अपन यहां तक पहुंच गए, प्रूव हो गया, ठीक है। C7 की बात करते हैं। C7 में आपसे कहा गया कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना है। तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा, फिर से वही, रियल पार्ट ऑफ अल्फा का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा बार बाई 2, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, अल्फा आपका कितना है, Z माइनस डब्ल्यू बार अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार, के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार प्लस, ठीक है, ये हाफ बाहर कर लिया, अल्फा लिख दिया, अल्फा बार और लिख लेता हूं, तो दिस इज जेड बार माइनस डब्ल्यू अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड बार डब्ल्यू, यही हो जाएगा, ठीक है। अल्फा हो गया, ये अल्फा बार हो गया, इन दोनों का आपको सम करना है, ठीक है, मॉड जेड और मॉड डब्ल्यू गिवन है, ठीक है। तो हाफ, अगर आप इसको एलसीएम एलसीएम लेने की कोशिश करते हो तो क्या आ जाएगा, K4 प्लस के स्क्वायर कॉमन लेकर के जेड डब्ल्यू बार प्लस जेड बार डब्ल्यू प्लस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास कितना आएगा, के स्क्वायर जेड माइनस के स्क्वायर डब्ल्यू बार प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है, माइनस का जेड बार डब्ल्यू डब्ल्यू बार मिलके मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये दोनों का, इन दोनों से क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर जेड बार माइनस के स्क्वायर डब्ल्यू बार, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर डब्ल्यू बार, ठीक है, माइनस का जेड डब्ल्यू का स्क्वायर, माइनस का जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, ये बन जाएगा, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू बार को मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर। अच्छा, कुछ हो रहा है यहाँ से, कट पिट रहा है क्या, तो कुछ देख सकते हैं अपन, ऐसा रियल पार्ट ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना था ना, तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा का प्रोसेस तो यही रहेगा, ओके। तो के स्क्वायर, अच्छा ठीक तो है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब के है ना, के स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ जेड अगर आपका के था तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर डब्ल्यू है ना, ये के स्क्वायर डब्ल्यू आपके पास किस टर्म से कैंसिल आउट होगा, के स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो, के स्क्वायर डब्ल्यू बार था, ये किससे कैंसिल आउट होगा, के स्क्वायर डब्ल्यू बार से,
ठीक है, ये भी आपका k स्क्वायर डब्ल्यू बार ही है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर और भी देखो, ऐसे ही आपका मतलब हर मॉड जेड स्क्वायर या मॉड डब्ल्यू स्क्वायर को आप k स्क्वायर लिख दोगे, सारे टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 के बराबर। ठीक है, तो कभी भी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कहा जाए तो इस मेथड से प्रोसीड करेंगे। रियल पार्ट मतलब अल्फा प्लस अल्फा बार बाई 2, इमेजिनरी पार्ट मतलब अल्फा माइनस अल्फा बार बाई 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए C8 वाला क्वेश्चन। C8 में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज ऑल्सो 0। ठीक है, ओके तो सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट तो ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो लिखा ही ये गया है a प्लस बी प्लस सी मतलब e की पावर आयोटा अल्फा, मतलब मैं लिख सकता हूं cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, cos गामा प्लस आयोटा sin गामा। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा एक साथ कर दिए आपने और आयोटा कॉमन लेके बाकी को एक साथ लिख लिया, तो दोनों ही जीरो थे तो आंसर जीरो ही आएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए आप, सेकेंड वाले पार्ट में आप क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है कई लोगों को दिक्कत आई हो। अगर आप ए बी सी को कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, ये कुछ ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए बी सी तो चलिए जो होगा होगा। 1/a का मतलब क्या है, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, e की पावर माइनस आयोटा बीटा और e की पावर माइनस आयोटा गामा, यही है ना। अभी आपने ऊपर प्रूफ क्या किया है कि e की पावर आयोटा अल्फा है ना प्लस e की पावर आयोटा बीटा और प्लस e की पावर आयोटा गामा, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये क्या है, इनके कॉन्जुगेट है ना, इस टर्म का कॉन्जुगेट ही तो लिखा हुआ है ये, e की पावर आयोटा अल्फा का माइनस अल्फा, बीटा का माइनस बीटा, गामा का माइनस गामा। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो कॉन्जुगेट्स, इसका कॉन्जुगेट होगा ना ये, तो दिस विल बी ए बी सी e की पावर आयोटा अल्फा प्लस e की पावर आयोटा बीटा प्लस e की पावर आयोटा गामा पूरे का कॉन्जुगेट, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर ए बी मतलब फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, सेकंड पार्ट 0 हो गया, तो थर्ड पार्ट की बात अगर कर लें हम, है ना, तो थर्ड पार्ट तो 0 होगा ही होगा ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 0 हो गया, ठीक है, तो अपन देखते हैं थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए आपको समेशन ओवर cos 2 अल्फा की बात करी गई है। अच्छा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आपका 0 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब e की पावर आयोटा 2 अल्फा, e की पावर आयोटा 2 बीटा, e की पावर आयोटा 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट में आपके पास cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा आएगा, और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास sin 2 अल्फा sin 2 बीटा sin 2 गामा आएगा। तो इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 के बराबर ही है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 हो गया सेक्शन सी का। अब अपन आते हैं पार्ट 2 सेक्शन सी पे। पार्ट 2 सेक्शन सी में भी देखिए C1 क्वेश्चन में अब फिर से आपको रियल पार्ट पूछा गया, तो रियल पार्ट निकालने का एक ही तरीका है फिर से, है ना, C1 क्वेश्चन में। तो रियल पार्ट का मतलब हुआ W प्लस W बार बाई 2, यही रियल पार्ट होगा। W का मतलब है आपका Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, और इसका बार मतलब Z बार माइनस 1 अपॉन Z बार प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये करना है आपको। तो यहाँ से Z बार का मॉड Z स्क्वायर प्लस, है ना, Z और माइनस का Z बार माइनस का 1 प्लस एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर माइनस Z बार माइनस 1। ठीक है, और नीचे 2 और इनटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन Z प्लस 1 इंटू Z बार प्लस 1, है ना। ठीक है, तो आप देख लो कुछ इसी फॉर्म में शायद आंसर भी बन जा रहा है आपका। क्या, तो रियल पार्ट ऑफ W पूछा था ना, Z माइनस 1 Z प्लस 1। ठीक है, तो देखिए Z सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन आया था यहाँ पे मॉड ऑफ Z का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z बार माइनस 1। ठीक है, माइनस Z
प्लस का जेड बार, सॉरी प्लस का जेड बार है, ठीक है। तो जेड जेड कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी थी 1 के बराबर, तो ये दोनों मिलके 2 माइनस 2 मतलब आंसर 0, ठीक है। C2 में देखिए आप, C2 में इसी तरीके से आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दिया हुआ है, 1 प्लस बी प्लस आई ए, 1 प्लस बी प्लस आई ए, और दूसरा है नीचे 1 प्लस बी माइनस आई ए। तो इस डिनोमिनेटर से फ्री होने के लिए क्या करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है क्या, ठीक है। तो 1 प्लस ठीक, तो 1 प्लस बी प्लस आई ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहां से क्या बन जाएगा, आपके पास 1 प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा माइनस का ए स्क्वायर आएगा प्लस 2 आयोटा ए 1 प्लस बी, है ना, अपॉन 1 प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा प्लस का ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, टू आयोटा ए 1 प्लस बी, और नीचे आपके पास है 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। इसको हम थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं, सब कैलकुलेशन करने की जगह। देखो जरा ट्राई करते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 प्लस बी प्लस आई ए को लिख दें अपन, अगर मान लो जेड, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस जेड बार, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने जेड को बी प्लस आयोटा ए माना। ट्राई करते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और मॉड ऑफ जेड आपका 1 के बराबर गिवन है ना, ये दो फैक्ट्स हैं आपके, ठीक है। अब 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार को सिंप्लीफाई करना था, तो जेड बार को लिख सकता हूं ना मैं 1 अपॉन जेड, इसको लिखा जा सकता है ना 1 प्लस जेड, और चूंकि जेड आपका यूनिमॉड्यूलर है तो जेड बार आपका क्या होगा, अगर मॉड ऑफ जेड 1 है तो जेड बार के बारे में बताया गया है कि जेड बार आपका 1 बाई जेड होगा। तो 1 प्लस ये 1 अपॉन जेड आ गया। तो आप देखो यहां से सीधा 1 प्लस जेड और नीचे आपके पास 1 प्लस जेड इंटू जेड, ये दोनों कट गए, सीधा आंसर आपका क्या आ गया, जेड के बराबर, मतलब बी प्लस आयोटा ए, ठीक है। तो आसानी से हो गया, सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा, ठीक है। C3 देखिए, C3 में आपके पास 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, और देखो जो आंसर निकालना है वो क्या है 5 8 13, सबके मैग्नीट्यूड्स लिखे हुए हैं, राइट, मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर इनफैक्ट। तो अगर आप x प्लस आयोटा वाई आपका गिवन है, x माइनस आयोटा वाई लिखोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा अप टू 2 माइनस n आयोटा, यही आएगा ना, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म जनरेट हो जाएगी, ठीक है, और उसी के बराबर आएगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए C4 में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, C4 में amplitude of z minus 1 is equal to amplitude of z plus 3, then find the value of x minus 1 is to y, ठीक है। तो amplitude of z minus 1, पहले तो ये सोचो कहाँ होगा, 1, 0 है, ठीक है, ठीक है। amplitude of z minus 1 is equal to z plus 3, यहाँ पे आपने कह दिया मान लो -3, 0, ठीक है। तो हम चाहते हैं एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक ऐसी डायरेक्शन, ठीक, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कैसे हो सकता है, तभी हो पाएगा शायद जब आप इधर से पॉइंट लो या फिर इधर से पॉइंट लो ना, ठीक है क्या। आप इसको अलजेब्रिकली ऐसे समझना चाहो तो आप इसको कैसे देख सकते हो, z माइनस 1, तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। So amplitude of x minus 1 plus iota y is equal to amplitude of x plus 3 plus iota y, ठीक है। z को x plus iota y लेके लिख सकते हैं हम ऐसा, है ना। तो अब इसके लिए तो क्या जरूरी हो गया कि भाई इसका मतलब एम्पलीट्यूड या फिर tan थीटा कहें तो कैसा आएगा, y अपॉन x माइनस 1, और उसका क्या आएगा y अपॉन x प्लस 3, इसी तरीके का आएगा ना, ठीक है भाई। y अपॉन x माइनस 1 tan थीटा, यहाँ से y अपॉन x प्लस 3 tan थीटा, ठीक है। दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। दूसरा कुछ लोग ऐसा सोच सकते हो कि भाई हो सकता है कि tan थीटा यहां से हो और यहां से tan पाई माइनस थीटा लिया जाए। तो tan पाई माइनस थीटा तो लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, आप देखो tan पाई मतलब आप यहां से कहते हो tan थीटा और दूसरी जगह से आप लेना चाहते हो माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 3, तो आप x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, मतलब आप x इक्वल टू 2 की सिचुएशन के बारे में कितना है 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1 के बारे में सोच रहे हो, और माइनस 1 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। एक इस तरीके का वेक्टर बनेगा, दूसरा इस तरीके का वेक्टर बनेगा। तो एक का मैग्नीट्यूड मतलब एक का एंगल क्या बनेगा, ये वाला तो 0 और ये वाला क्या जाएगा पाई जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास इस तरीके का कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, C4 के बाद C5 देखिए, C5 में आपका क्या है, C5 में a प्लस आयोटा बी रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दिस विल गिव यू आयोटा a माइनस, हमें b प्लस आयोटा a के बारे में बोला गया है ना, b प्लस आयोटा a की पावर 5, तो b प्लस आयोटा a। ठीक है, तो पहले आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा बेसिकली, है ना। ठीक है, इतनी बात। तो इधर भी आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 भी क्या होता है, आयोटा ही होता है, तो आयोटा अल्फा माइनस बीटा। तो दिस इज योर बीटा माइनस आयोटा अल्फा, राइट, कि b माइनस आयोटा a रेज टू पावर 5 इज बीटा माइनस आयोटा अल्फा। ठीक है, तो b प्लस आयोटा a क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, तो अगर इधर कॉन्जुगेट जाएगा तो इधर भी कॉन्जुगेट जाएगा, आंसर कितना होगा बीटा प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप C6 वाला क्वेश्चन, ये तो हमने कर ही दिया है तो फिर से इसको रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। C7 देखिए, C7 में आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड बार, इस तरीके का दिया हुआ है। जेड के ऊपर हमें कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, 1 प्लस आयोटा जेड और 1 माइनस आयोटा जेड बार। ठीक है, वैसे चाहो तो सीधा सीधा यहां से भी देख सकते हो, 1 प्लस आयोटा के साथ जेड था ना, तो जेड नीचे आ जाएगा और ये जेड बार ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड को क्या लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं क्या, जेड आपका 1 माइनस आयोटा इंटू समथिंग हो सकता है, लिख सकता हूं मैं भाई जेड बार, ये इसका कॉन्जुगेट ही लिखे हुए हैं ना ये दोनों एक दूसरे के, और इधर भी वही चीज है जेड और जेड बार, तो कुछ खास कंपैरिजन में दिक्कत भी नहीं है। जेड कैसा होगा आपका 1 माइनस आयोटा इंटू टी टाइप का होगा, टी आपका कुछ भी हो सकता है, आपका रियल नंबर। ठीक है भाई, आप अगर दोनों में ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कर दो किसी रियल क्वांटिटी से, तो भी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो रहेंगे ही ना, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टी यहाँ से डायरेक्टली हो गया। अगर आप अलग तरीके से करना चाहते हो तो आप z की जगह पे x प्लस आयोटा y रख करके देख लो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब वहां पे जाके आपको कोफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं C8 पे। C8 में आपसे कहा जा रहा है कि मॉड z आपका मॉड ऑफ w है, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई माइनस आर्गुमेंट w, देन z इक्वल्स। तो C8 में क्या है सिचुएशन कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ w, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, बल्कि प्लस ही कर लेता हूं मैं, प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई, ऐसा ही है। तो आर्गुमेंट ऑफ z w पाई है, आर्गुमेंट ऑफ z इंटू w आपका पाई के बराबर है, यही हो गया ना। ठीक है, तो z इंटू w मतलब आर्गुमेंट ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पाई है तो, अच्छा ये और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी इसने, मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ w बराबर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे मान लिया कि मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ w दोनों r हैं सपोज, तो ये क्या बन जाएगा r e की पावर आयोटा थीटा 1 मान लो, इसको r e की पावर आयोटा थीटा 2 मान लो, तो दिस विल बी r स्क्वायर e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई, लिख सकता हूं। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योर थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी इक्वल टू पाई, है ना।
θ1 प्लस θ2 आपका पाई के बराबर है। तो θ1 को मैं क्या बोल सकता हूं, पाई माइनस θ2। ठीक है, सही है ना। अब आप देखिए कि अगर आप सिर्फ माइनस θ2 होता तो क्या लिख देते भाई, आप फिर लिख देते कि आर्गुमेंट मतलब भाई मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि एक चीज आपकी है r1 e की पावर आयोटा θ1, r e की पावर आयोटा θ1 है सपोज। ठीक है, सिर्फ माइनस यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू माइनस θ2 होता तो θ2 कहां पे आ जाता, जस्ट यहां पे आ जाता, कॉन्जुगेट हो जाते। लेकिन पाई का और डिफरेंस आ गया भाई, θ1 और θ2 की बात अगर हम देखें तो θ1 और θ2 कैसे हैं, एक दूसरे के निगेटिव हैं और उनके बीच पाई का और डिफरेंस भी है। तो θ1 से माइनस θ1 अगर हमें बनाना रहता, ठीक है, θ2 आपका अगर माइनस θ1 होता सीधा सीधा, तो आप क्या लिख देते कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। लेकिन कॉन्जुगेट के अलावा एक चीज और ऐड कर दी गई, क्या, माइनस साइन। तो माइनस ये पाई, तो पाई की वजह से क्या होगा, एक माइनस साइन और ऐड हो जाएगा। मतलब जेड आपका क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम था ही, कॉन्जुगेट हो जाते। लेकिन इस पाई की वजह से क्या हुआ, पाई की वजह से वो माइनस साइन और एक्स्ट्रा आपके पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, C8 में आपसे कहा जा रहा है मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 का रेशियो 2 है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 3 पाई बाई 2 है। तो चला देखते हैं एक एक करके। ठीक है, एक अगर आपका Z1 को मैं r e की पावर आयोटा θ1 मान लूं, तो Z2 मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2r है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है ना कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज 3 पाई बाई 2, ये भी दिख रहा है। तो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगी, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2r e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, ये Z1 और Z2 हो गए। अब Z1 और Z2 के साथ और क्या दिक्कत है, हमें Z1 बार बाई Z2 निकालना है। तो Z1 बार बाई Z2 का मतलब क्या होगा, Z1 बार मतलब r तो रहेगा, e की माइनस आयोटा थीटा आ जाएगा, और यहाँ 2r e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा, है ना। तो माइनस आयोटा थीटा कट गए, आपके पास बचा क्या, 1 बाई 2 r कट गए, e की पावर माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब ये तो आप निकाल सकते ही हो। ठीक है, 10 पे आते हैं, C10 में आपसे क्या कहा जा रहा है, मॉड ऑफ Z आपका 1 के बराबर है और Z बाई Z बार प्लस Z बार बाई Z इज इक्वल टू 1, इसकी बात करी गई है। ठीक है, तो Z का मॉड अगर 1 है तो मैं क्या Z को किस तरीके से एज्यूम कर सकता हूँ, Z मेरा कुछ इस तरीके का मान लिया मैंने कि e की पावर आयोटा थीटा होगा, है ना। तो Z अगर e की पावर आयोटा थीटा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, e की पावर आयोटा मतलब Z बाई Z बार का मतलब क्या हो गया भाई, Z बार भी तो 1 बाई Z ही है, तो e की पावर मतलब Z बाई Z बार को मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ Z स्क्वायर, और दूसरे वाले को लिख देता हूँ 1 अपॉन Z का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज 1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से आपके पास आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ e रेज टू पावर 2 आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1। 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा सॉरी cos 2 थीटा cos 2 थीटा मिलके 2 cos 2 थीटा हो गया कि नहीं, है ना। अब देखो 2 cos 2 थीटा का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका आपको सोल्यूशन मार्क करना था, बस थीटा आप निकाल ही सकते हो। ठीक है बात। फिर C11 में देखिए, C11 में आपके पास क्या दिया है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 बराबर है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 पाई के बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 पाई के बराबर है, Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से पाई अपार्ट है, पाई अपार्ट है मतलब क्या होगा, माइनस Z1 और माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2, इस तरीके का रिलेशन होगा, है ना, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 है ना, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस पाई है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के निगेटिव टाइप के हैं। ठीक है, इतनी बात। लेकिन अब हमें यह भी दे रखा है कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, तो ठीक है ना। फिर तो Z1 कुछ ऐसा हो गया कि मॉड ऑफ Z, ठीक है, अगर एक e की पावर आयोटा थीटा है
तो दूसरा क्या है, बल्कि और सीधा ही सीधा लिख दो कि मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 जस्ट एक दूसरे के निगेटिव ही हो गए ना सीधा सीधा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम ही आ गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम आ गया और यहां से पहले ही पता चल गया कि ये दोनों पाई अपार्ट हैं। पाई अपार्ट का मतलब होता है एक दूसरे के निगेटिव, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब दोनों का सम करोगे तो आपके पास क्या क्वांटिटी क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। C12 देखते हैं। C12 में आपसे कहा गया है कि सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, C12 रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर इज 0, सो रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर मतलब r स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा थीटा। ठीक है, इसका रियल पार्ट 0 है, तो r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ऐसा आता है। r स्क्वायर cos 2 थीटा इज 0। मॉड ऑफ Z इज 2, तो cos 2 थीटा इज 0। C13 में आपके पास क्या है, मॉड ऑफ Z स्क्वायर माइनस 1, मॉड ऑफ Z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन कब आएगी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का स्टैंडर्ड केस हो गया ना ये, कि भाई दो का सम उनके डिफरेंस के बराबर कब आएगा। भाई ये ऐसा ही लिखा है ना, मॉड ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। कब होगा ये, जबकि a और b दोनों कैसे हो, 180 अपार्ट हो, दोनों एक अलग अलग जस्ट उल्टे डायरेक्शन में हो, है ना। तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। ऐसा पॉसिबिलिटी कब होगी, जबकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट हो। तो 180 डिग्री अपार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से जेड स्क्वायर की डायरेक्शन और ओरिजिन से 1 की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट उल्टे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ओरिजिन से जेड स्क्वायर की डायरेक्शन सपोज, मतलब ओरिजिन से 1 की डायरेक्शन तो खैर यही है। ठीक है, तो जेड स्क्वायर की डायरेक्शन जस्ट उल्टी होनी चाहिए, मतलब कहां पे आ जाएगी, इधर साइड में आ जाएगी ना। जेड स्क्वायर आपका इधर निगेटिव रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करना चाहिए। आप चाहो तो वैसे जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेके लोकस भी निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं डायरेक्टली ट्राई कर रहा हूं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करने से आपको समझ में आए। आप देखो, ये 0 से 1 को ज्वाइन किया और आपने 0 से जेड स्क्वायर को ज्वाइन किया, इन दोनों को जस्ट उल्टे डायरेक्शन में हमने बनाया सो दैट कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाए। 0 से 1 की तो फिक्स है ना, यही रहेगी। और ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने के लिए 0 से जेड स्क्वायर को इस डायरेक्शन के जस्ट उल्टा होना पड़ेगा। तो जस्ट उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, जेड स्क्वायर आपका निगेटिव एक्सिस पे आ गया। जेड स्क्वायर अगर निगेटिव है आपका, तो जेड कैसा रहा होगा, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन सी का डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू ऑल।